नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान परिचय करा दे जो शो में रहेंगे हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। आज आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और जिंदल स्टेनलेस और JSL हिसार के मर्जर के बारे में हमें जानकारी देंगे। UPL पर बुल वर्सेस बेयर लेकर हमारे साथ वरुण दुबे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। वॉकहार्ट में तेजी की वजह क्या है हमें बताएंगे देवांशी आशर। और ऑटो कंपनियों पर नुमुरा की रिपोर्ट की डिटेल हम जानेंगे मानसी दवे से। बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले बाजार के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार छठे सत्र में हमने देखा तेजी के साथ बाजार बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि बाजार की बढ़त का दायरा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बाजार ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड जरूर हासिल किया। सेंसेक्स 133 अंक चढ़कर 47,746 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 पॉइंट चढ़कर 13,982 के स्तर पर बंद हुआ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है और इस वजह से बाजार में कुछ तनाव बढ़ सकता है, ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है। वहीं FIIs और DIIs के डेटा क्या कहते हैं, आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,825 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 587 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज के सत्र में एक बार फिर से हमने देखा शानदार बाजार का प्रदर्शन देखने को मिला। आज के सत्र के मेन हाइलाइट्स हम किस तरीके से समझ सकते हैं और कल बाजार में कहां एक्शन पैक्ड टाइम देखने को मिल सकता है? भारतीय बाजारों के लिए एक और बड़ा और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, जहां पर लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों ने आज फिर से नए लाइफ टाइम हाई जड़े। जी हां, निफ्टी 14,000 के बेहद करीब पहुंचा। 13,997 सिर्फ 3 पॉइंट दूर से लाइफ टाइम हाई बनाकर आया। जो क्लोजिंग हुई वो ऐतिहासिक है, अब तक की सबसे ज्यादा। और सेंसेक्स में 47,807, ये है वो आंकड़ा जो इतिहास में दर्ज हो चुका है अब नए रिकॉर्ड के तौर पर। और क्लोजिंग भी एक नए लाइफ हाई पर मिलती हुई दिखी। आज थोड़ी सुस्ती रही बैंक निफ्टी में, वहां प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फाइनली बंद होते होते 31,300 पर बैंक निफ्टी भी बंद होता नजर आया। भरपूर एक्शन है। वजह ग्लोबल मार्केट्स की बढ़िया मजबूती। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त 70-80 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, तो उम्मीद पूरी है कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहेगा। बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे। हांगकांग में तो आज बड़ी तेजी हुई, 500-600 अंकों की, वहां से जोश आता हुआ दिखा। FIs की खरीदारी लगातार चली रही है। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। दिन के दौरान आज भी डिप जैसे आती, लोग फिर से खरीदारी करना शुरू करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि स्क्रीन पर बढ़ रहे हैं और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हो रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आज भी मिला है। और एक और अच्छी बात, खरीदारी कुछ चुनिंदा स्टॉक या सेक्टर्स में नहीं, रोटेशन वो चल रहा है। आज देखिए सीमेंट शेयरों ने तगड़ी दौड़ लगाई और सारे के सारे सीमेंट स्टॉक डे हाई पर बंद होते हुए नजर आए। तो ढेर सारा एक्शन आपको तरफ तरफ से मिलेगा और उसी की वजह से बाजार बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करें कि भले ही साल का अंत आ रहा है, एक्शन बाजार में कम होता है, FIs का पार्टिसिपेशन दुनिया भर में कम होता है, लेकिन अभी वो कोई संकेत है नहीं और उस लिहाज से भरपूर तेजी होती दिख रही है। कैश मार्केट के स्टॉक्स भी जबरदस्त एक्शन में है, तो पूरी तरह से बाजार तेजी करने वालों की गिरफ्त में है। रोज हाइज बन रहे हैं, तकनीकी तौर पर मजबूत है। जो कुछ करेक्शन आता है वो छोटा होता है और थोड़ी समय के लिए होता है और उसमें खरीदारी होती दिख रही। तो कल एक्सपायरी के ट्रेड से पहले आज बाजारों में फिर से एक और लाइफ टाइम हाई। जी अनिल जी, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाए? इंपॉर्टेंट डे, कल साल का आखिरी दिन भी और वायदा बाजार की एक्सपायरी भी, तो क्या स्ट्रैटेजी रहे? निफ्टी बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये हम आपसे समझेंगे। उससे पहले आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का रुख करते हैं। आशीष, आज खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था?
देखिए, शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 14,000 के आंकड़े से सिर्फ 3 अंक दूर रह गया। निफ्टी बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया। शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट यहां पे देखने को मिला, तेजी देखने को मिली। और देखिए, अक्रॉस पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी तेजी बरकरार है। सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो देख लेते हैं, वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। देखिए, आयशर मोटर्स, यहाँ पर ये स्टॉक हमने आपको बताया था, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको सुमित जी ने बताया था, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको किरण जी ने बताया था, मझगांव डॉक आपको सुदीप जी ने बताया। देखिए, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो ऑटो बिक्री आंकड़ों से पहले आज ऑटो स्टॉक्स की थोड़ी बहुत रफ्तार बढ़ती हुई नजर आई। आयशर के बारे में हमने बताया। इसके अलावा ऑटो एंसेलरी और पूरा टायर स्पेस अगर आप देखें तो दिन भर बजिंग रहा। एमआरएफ, मारुति, एमएनएम हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स, खासतौर पर हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, काफी दिनों के बाद 20% का उछाल स्टॉक के अंदर देखने को मिला। सोबा डेवलपर्स, ओबरॉय रियलिटी, डीएलएफ जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लैगर्ड साबित हुए। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक सभी में हल्की गिरावट देखने को मिली। ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो अच्छी तेजी के बाद इंडियन बैंक में मुनाफा वसूली रही। हाईबीटा, इंडसइंड बैंक, कल भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, आज भी गिरावट रही। पीएनबी, कर्नाटका बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा देखिए, फार्मा स्टॉक्स में भी थोड़ी सी सुस्ती के संकेत सामने आ रहे हैं। आयोल केमिकल्स, नोवार्टिस, सन फार्मा, बायोकॉन, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और अंत में मेटल स्टॉक्स में देखें तो एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो स्टील की कंपनियां सेल में देखें रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। आज भी 8% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा टाटा स्टील, रत्नमणि मेटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को बढ़िया बढ़त के साथ बंद हुए। शुक्रिया आशीष, आपका सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे आज के खास एक्सपर्ट वीके शर्मा जी का अब रुख करते हैं। शर्मा सर, अब ये बाजार की तेजी साल के आखिरी दिन भी जारी रहने के संकेत क्या मिल रहे हैं बाजार को, ये आप समझना चाहेंगे। साथ ही कल के लिए इंट्राडे पे कौन सी आप आज रेकमेंड करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? जी नमस्ते स्वाति जी, आपका और आपके सभी उत्साही और जानकार दर्शकों का। ये जो माहौल है ये जारी रहेगा। खुशी का माहौल कोई 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला नहीं है, जनवरी में भी जारी रहेगा। अगर किसी कारणवश थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है आने वाले एक सप्ताह के अंदर, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बजट के पहले वापस स्टॉक्स को लेने के लिए, ये हमारा मानना है। अब कल के स्टॉक के लिए अगर हम एक बात देखें, आज हमने देखा कि एक स्टॉक जो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताया था वो है IEX। तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ये अपने उच्चतम लेवल पे आज बंद हुआ है 222 रुपए के ऊपर, इंट्राडे टर्म्स में एज वेल एज क्लोजिंग टर्म्स में भी। तो ये है जो एक दिन के लिए लिया जा सकता है। इसको आप लें 222.90 जो क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 218 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 232। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि पोजिशनल ट्रेड किसी को लेनी हो तो वो टाटा स्टील लगता है एक बार कि जो करीब 3 महीने का अपना जो कंजेशन है उसको तोड़ने वाला है। तो आप टाटा स्टील को 641 रुपए जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 619 का और टारगेट रखना चाहिए इसका 680। ध्यान रखना चाहिए किसी भी पोजीशन में कि एक बार आपका स्टॉक प्रॉफिट में आने के बाद लॉस संभव नहीं है, तो अपना स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। जी, तो शर्मा जी की रिकमेंडेशन, एक दिन की खरीदारी इंट्राडे पे IEX में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी और हफ्ते भर की खरीदारी टाटा स्टील में करने का उन्होंने आज सुझाव दिया है। बातचीत जारी रहेगी शर्मा जी से। उससे पहले यूपीएल पर बुल वर्सेस बेयर के तर्क हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे लेकर आए हैं। उनसे जरा समझते हैं उनकी रिसर्च क्या कहती है। बताइए वरुण, यूपीएल पर किसका पलड़ा भारी है, बुल का या फिर बेयर का? देखिए, यूपीएल के लिए बुल्स का सबसे बड़ा तर्क तो ये है कि इस कंपनी ने $41 करोड़ के जो सीनियर नोट्स थे उसका प्री पेमेंट किया है। एक तरफ जहां कंपनियां डिफॉल्ट कर रही है वहां इस कंपनी ने प्री पेमेंट किया है। लेकिन बेयर्स का कहना है कि इस पूरे साल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर काफ़ी सारी बुरी खबरें जो है इस कंपनी के लिए लगातार आई है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो बेयर्स का कहना है कि एरेस्टा का जो अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है उससे कंपनी को काफ़ी फायदा होने वाला है और आगे जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी का काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आएगा। वहीं बुल्स का कहना है कि एरेस्टा का एक्विजिशन तो इस कंपनी ने किया, लेकिन इस कंपनी के मॉरिशस के ऑडिटर्स देखे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन बुल्स का कहना है कि 2016 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मामला था उसमें यूपीएल को एक बड़ी राहत मिली है
तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ है वो कम हुए हैं और यूएस में जो इसके ऊपर जुर्माना लगाया था वो कम हुआ है, 3.1 करोड़ डॉलर से घटकर ये 1.3 करोड़ डॉलर हुआ है, तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। वहीं बेस का कहना है कि प्रमोटर्स की तरफ से लगातार फंड साइफनिंग की इस स्टॉक के लिए खबर आती रही है, तो ये एक दिक्कत की बात है और ये लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हिला देता है। लेकिन देखिए डीआईएस इस कंपनी को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। बुल्स का कहना है कि सितंबर 2019 में 10.62% हिस्सा था, अब 15.92% हो गया है, अच्छा खासा स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। तो बेस कहते हैं कि डीआईएस ने तो स्टेक बढ़ाया है लेकिन एफआईएस ने स्टेक घटाया है, 43.86% से घट के अब ये 37.16% हो गया है। लेकिन बुल्स कहते हैं कि ऐसा ही एक एफआईआई सीएलए से यहाँ 660 के टारगेट देता है, इतना बुलिश है। लेकिन बेस कहते हैं कि मॉर्गन स्टैनली को देख लीजिए, उन्होंने 426 का यहाँ टारगेट दिया है। तो बुल्स हो या बेस हो, दोनों के अपने अपने तर्क है। बहुत शुक्रिया वरुण, इस पूरी डिटेल बुल वर्सेस बेयर जानकारी के लिए आपका। शर्मा जी, क्विक टेक यूपीएल पर आपका। ये कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टॉक को लेने के लिए हमेशा आपको बायर और सेलर दोनों ही चाहिए। ना अकेला बायर मार्केट में खड़ा रहेगा तो स्टॉक मिलेगा, नई ट्रांजैक्शन होगा, नई सेलर। तो ये जो कमजोरियां हैं जो सामने आ चुकी हैं वो थोड़ी पुरानी हैं। जो स्टेप कंपनी ने उठाए हैं अपने रिटायर करने के पेपर, वो थोड़े नए हैं। तो फिलहाल इसमें तेजी का रुख मुझे थोड़ा सा दिखता है। चलिए, तो यूपीएल की बात हुई, वॉकहार्ट की भी बात कर लेते हैं। वॉकहार्ट के शेयरों में लगातार तेजी का दौर बना हुआ है और इसने निवेशकों को एक महीने में 16% रिटर्न, तो वहीं एक साल में 124% रिटर्न दिया है। आखिर क्या है वॉकहार्ट में और तेजी की वजह? देवांशी आशर से समझते हैं। देवांशी, जरा बताएं वॉकहार्ट में तेजी क्यों? वॉकहार्ट के शेयर में आज करीब 8% तक की तेजी देखने मिली और इसकी वजह ये थी कि यूके रेगुलेटर ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कुछ महीने पहले वॉकहार्ट ने यूके सरकार के साथ एक बड़ा करार किया था जिसके तहत कंपनी जो वैक्सीन है उसको फिल फिनिश यानी कि उनकी जो पैकेजिंग है, वैक्सीन भरने का काम और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कामकाज है वो कंपनी करती हुई दिखेगी और इसी के चलते एक बड़ा अपमूव आपको आज वॉकहार्ट में देखने मिला था। कंपनी की जो नॉर्थ वेल्स की फैसिलिटी है उसको आने वाले 1.5 साल के लिए इसी काम के लिए रिजर्व कर दिया गया है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से इसमें अपमूव आता हुआ दिख रहा है और फाइनली आज इस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और इसी के चलते वॉकहार्ट में आपको इतने बड़े मूव्स आते हुए दिखे हैं। अब कंपनी के आने वाले समय में ये भी प्लान है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ करार करे, जो वैक्सीन का फिल फिनिश का काम है वो करती हुई दिख सकती है और साथ ही भारतीय सरकार के साथ भी इनकी बातचीत जारी है जिसके तहत कंपनी फिल एंड फिनिश का काम करती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल आज के दिन में हमने देखा ऑक्सफोर्ड और जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसी के चलते करीब 8% तक के गेन्स आते हुए दिखे। अगर आप पूरे साल में देखें तो करीब 125% तक के गेन्स वॉकहार्ट ने ऑलरेडी दिखा दिए हैं। बहुत शुक्रिया देवांशी वॉकहार्ट पर जानकारी देने के लिए। शर्मा जी, वॉकहार्ट में क्या किया जाना चाहिए इस पर्टिकुलरली इस खबर के बाद? जी, मेरे ख्याल से जो खबर आती है दवाइयों के मार्केट में वो एक दिन तो चलती है, दूसरे दिन उसके अंदर सेलिंग प्रेशर अक्सर आते हुए दिखता है। तो फर्दर कमेंट करने के पहले बता दूं कि ये स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में भी है और मैं समझता हूं कि इसके अंदर पूरी अपसाइड अभी भी होनी बाकी है। ऑल राइट सर, चलिए अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। जिंदल स्टेनलेस और जेएसएल हिसार के मर्जर की कुछ डिटेल्स हम जानते हैं, इस मर्जर के बारे में और क्या जानकारी है और इसके फायदे क्या हैं ये समझते हैं आशीष से। आशीष, जरा बताएं इस मर्जर की क्या खासियत है? देखिए, जिंदल स्टेनलेस हिसार के 100 शेयरों पर जिंदल स्टेनलेस के निवेशकों को 195 शेयर मिलेंगे और कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो ये जो शेयर स्वैप हुआ है करीब 5% के प्रीमियम के आसपास हुआ है। अब देखिए, जो कंबाइंड एंटिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिलते हुए दिखेंगे। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बेहतर होते हुए नजर आएगा। कंपनी जो है टॉप 10 ग्लोबल स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स की सूची में शामिल हो जाएगी। जो इनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ के पार चले जाएगा। इनकी क्षमता करीब 19 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी, जिसके चलते आप देखिए एक बड़ा सिनर्जिस्टिक बेनिफिट मिलते हुए दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिंदल स्टेनलेस के पास, जिसका कारोबार मोस्टली इंटरनेशनल फोकस्ड है, करीब 800 एकड़ का लैंड मौजूद है जिससे आगे के लिए क्षमता विस्तार आसान होगा। इसी के साथ जिंदल स्टेनलेस हिसार जो है
काफ़ी नीश और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे ये मिंट करते हैं, सिक्के बनाते हैं, रेजर ब्लेड्स के लिए स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो यहाँ से और मजबूत होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस मर्जर के बाद जो कंबाइंड एंटिटी होगी, इसकी प्रमोटर की करीब 57% हिस्सेदारी होगी और जो पब्लिक होल्डिंग्स है वो करीब 43% के आसपास होगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो इस मर्जर से ऐसा माना जा रहा है कि बढ़िया सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर। शर्मा जी, आपसे टेक लेना चाहेंगे, जिंदल स्टेनलेस स्टील और जेएसआर हिसार के मर्जर से क्या फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? जी, तो ये स्टॉक्स हमारी कवरेज में नहीं है, तो ये मैं इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि जब मर्जर होता है कंपनियों का, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो फोकस है वो इकट्ठा होता है, खर्चे थोड़े कम होते हैं और मार्केट की उस कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो भी थोड़ी बढ़ती दिखाई देती है। तो कॉस्ट की कमी और पूरी तो एक जॉइंट एंटिटी थोड़ा बेहतर कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, चलिए अब शो में देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ शो में आज खास मेहमान भी है। शर्मा जी, बताइए कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं आप आज? स्वाति जी, दोबारा नमस्कार आपको और खासकर इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा नमस्ते। दो जो स्टॉक हमेशा की तरह मैं दे रहा हूं, उनमें से सब बड़े स्टॉक ही हैं और पहला जो स्टॉक है वो आइशर। तो आइशर के अंदर आप जनवरी का, मैं अक्सर उसी महीने का देता हूं, करंट महीने का, पर अभी मैं आज जनवरी का दे रहा हूं बिकॉज आवश्यक नहीं कि आपको जो प्रॉफिट है वो कल ही आए, हो सकता है ऑप्शंस के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर वो हरकत देखने को मिले। तो आप जनवरी का 2600 कॉल आइशर में ले सकते हैं 79 रुपए पे, 89 रुपए पे, माफ कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 73 रुपए का और आपका टारगेट रहेगा 110 का। दूसरा जो स्टॉक है वो मैं बहुत बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, इन्फोएज यानी naukri.com, और उसके अंदर आप जनवरी का जो कॉल है वो ले सकते हैं 222 रुपये 90 पैसे, स्टॉप लॉस 218 और टारगेट रहेगा आपका 232। जो कॉल है वो आप 4800 की है। और बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी अब समझते हैं। अनिल जी के पास चलते हैं एक बार फिर से। अनिल जी, कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन भी है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, सबसे बड़ी बात कल भारतीय बाजारों के लिए यह रहेगी कि दिसंबर के महीने की मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी पर आमतौर पर एक्शन बड़ा होता है, और वो भी तब जबकि अच्छा कल न सिर्फ मंथली एक्सपायरी है बल्कि डेली, हफ्ते की, महीने की, साल की और पूरे डिकेड की, यानी कि पूरे दशक की। तो बड़ा दिन है इस लिहाज से कल का। और अब जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट हो रही है। निफ्टी 13,850 13,900 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और जैसे 14,000 के पार निकलकर टिके और थोड़ा वक्त बिताए तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग बाजार को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तब 14,075 14,100 तक के टारगेट आपके लिए निफ्टी में बनते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,000 पिछले 2 दिनों से आज और कल बाजार ने सपोर्ट लिया, तो 31,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। 31,500 हल्की रुकावट का लेवल है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, और जैसे 31,500 के पार निकलकर टिका तो बैंक निफ्टी में भी बढ़िया एक्शन, बढ़िया तेजी, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, जो 31,750 31,850 की रेंज में बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। ओवरऑल एक्शन बढ़िया है। अगर ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे संकेतों के दम पर तेज शुरुआत हुई तो बाजार शॉर्ट कवरिंग दिखाकर भागेंगे, कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से रिकवरी आती दिखेगी। एक्सपायरी का दिन है, 2 अहम लेवल आपके सामने, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिन के दौरान हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा संकेत बाजार में दिख नहीं रहा जिससे आपको ये लगे कि कोई मेजर रिवर्सल या बड़ी बिकवाली आने की आशंका है। कोई अनएक्सपेक्टेड अननोन न्यूज आ जाए वो तो एक अलग बात है, बट डेटा फ्लोज और सेंटिमेंट ये बता रहा है कि बाजार अभी भी थोड़ी और मजबूती बढ़ाने के लिए तैयार है इस वक्त। तो कल के लिए बड़े एक्शन वाला दिन है, बड़ा आपको ट्रेड मिलेगा वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन। जी वाकई अनिल जी, रहेगी नजर बाजार की एक्टिविटी पर भी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और शर्मा जी, लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म पिक आपकी कौन सी होगी आज? जी स्वाति जी, लॉन्ग टर्म के लिए क्वेस्ट कॉरपोरेशन को चुना जा सकता है। ये वो कंपनी है जो टेम्पररी वर्कर्स सप्लाई करती है कंपनियों को,
और ये इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है ये कंपनी। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये चौथे नंबर की कंपनी है, सबसे स्ट्रेंथ मतलब जितने इनके पास स्ट्रेंथ है उनके हिसाब से। तो ये जो कंपनी है इसका अगर हम अगले 3 साल का ब्यौरा देखें तो ऐसी अपेक्षा है कि इसके रेवेन्यू करीब 7% और जो नेट प्रॉफिट लेवल है वो करीब 14% सालाना साल दर साल बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं वो 3 अलग अलग हैं। पहला तो वो है जो ये देता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे वॉल्यूम तो काफ़ी होते हैं, करीब 66% वॉल्यूम आते हैं इसके, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसकी संख्या सिर्फ 41% है, यानी कि मार्जिन कम है। और ऑपरेटिंग जो एसेट मैनेजमेंट जो फैसिलिटी है इनकी, ऑपरेशंस ऑफ OEM जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर मार्जिन थोड़े बेहतर हैं, वहाँ से करीब 19% इनके जो मार्जिन वहाँ से आते हैं। और जो ग्लोबल टेक सॉल्यूशन GTS वो जो सेगमेंट है उसके मार्जिन हाईएस्ट हैं। वैसे इनका 18% ही रेवेन्यू है, लेकिन नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो वहाँ भी करीब करीब 40% ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये देखते हुए कि इसके जुड़ी हुई जो खबरें थी पहले, खासकर एक जेवी कंपनी जिसका पैसा अटका हुआ था उसका करीब 230 करोड़ में से 98 करोड़ रुपए आ चुका है। कोविड के चलते थोड़ा सा सुस्त हुआ है कि बाकी पैसा कब आएगा, इसमें साल भर में आने की इसकी संभावना है। दूसरा, जो कंपनी के जो एक्सपेंशन थे, जो नॉन कोर एक्सपेंशन उन्होंने किए थे, जैसे उन्होंने ईस्ट बंगाल क्लब फुटबॉल खरीदा था वो उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया, और साथ ही में जो इनका जो मॉन्स्टर जो इन्होंने एक्वायर किया था तो वो नेगेटिव था और वो अब वो पॉजिटिव हो चला है। तो ये कुल मिला के चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे स्टॉक खरीदा जा सकता है। स्टॉक इस वक्त कोट करता है 543 के ऊपर और हमारा टारगेट है 637 का, जो करीब करीब आपको 17.4% रिटर्न देगा। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, जो हो सकता है गिरेगा, ऐसा पक्का नहीं है, पर 480 तक भी आए तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, उस वक्त आपकी रिटर्न थोड़ी बेहतर होगी। नमस्ते, धन्यवाद। लंबी अवधि की खरीदारी क्वेस्ट कॉर्प में करने की सलाह वीके शर्मा जी की। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जी से बात करते हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? देखिए, कल साल की अंतिम एक्सपायरी है और बड़ा दिन है, और कल भी लग रहा है कि ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, और उसको देखते हुए हम निफ्टी की 13,950 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। बट अगर ये थोड़ी सस्ती मिल जाए तो बाय ऑन डिप करेंगे 35-40 की रेंज में। स्टॉप लॉस 20 रुपीज का होगा और टारगेट 65 से 70 रुपीज का होगा। और दूसरा स्टॉक अगर देखें तो बजाज फाइनेंस पे हम टारगेट कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में 5500 की तरफ जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका 5300 रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। साथ ही शर्मा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए, और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।